हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 3 देखने वाले हैं, जो कि एसएससी के सभी एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, एमटीएस और सभी वनडे एग्जाम्स, जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है। यानी कि सिलिकॉन वैली की बात कर रहा है, सिलिकॉन घाटी की बात कर रहा है कि भारत की जो सिलिकॉन वैली है वह किस शहर में स्थित है। तो देखते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, बेंगलुरु में है भारत का सिलिकॉन घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हैदराबाद में क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंट है। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पे है? तो हैदराबाद में ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को अपने। दूसरा प्रश्न हमारा है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? यानी कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1910 या 1905। तो 1905 में क्या होता है? 1905 में होता है बंगाल विभाजन। क्या होता है? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन, ठीक है, कर दिया जाता है। अब देखते हैं 1912 में क्या होता है। तो बिहार राज्य की स्थापना होती है। बिहार की यानी कि बिहार राज्य की स्थापना, बिहार राज्य की स्थापना, ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना जो है 1912 में की गई थी। पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई है? 1912 में हुई है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। कब बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? यानी कि कौन सी बीमारी जो है पागल कुत्ता या फिर कुत्ते की काटने से होती है? देखो, लूकाडर्मा। डर्मा मतलब त्वचा संबंधी रोग। क्या है? डर्मा अगर जहाँ पे है वहाँ पे क्या है? स्किन या त्वचा संबंधी रोग होता है। हाइड्रोफोबिया, उच्च रक्तचाप यानी कि जिसे हमारे ब्लड प्रेशर कहते हैं। गठिया। तो अगर कुत्ते के काटने से या पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, हाइड्रोफोबिया होता है। क्या? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो यानी कि पानी, फोबिया मत डर, यानी कि इसमें क्या होता है? पानी से डर। किससे? पानी से डर लगता है। ठीक है, पानी से डर होता है, हाइड्रोफोबिया उसे कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन प्रश्न हमारा 4 है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है उसके उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? थोरियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, पानी या फिर जीवाश्म। बात करें थोरियम की, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है भारत में? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है केरल राज्य के पास है। किसके पास है? केरल राज्य के पास है। और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए अगर किस धातु का उपयोग होता है तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यूरेनियम का। किसका होता है? यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? इन्हें हम एलएस से डिनोट करते हैं। एलएस यानी कि लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। देखिए प्रश्न देखिए गौर से कि राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, भारत की जनता द्वारा या लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। देखिए लोकसभा अध्यक्ष भी हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर न्यूज़ वगैरह देखा होगा तो, कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, लोकसभा के सभी सदस्य। किसके? तो एलएस के जो सभी ऑल मेंबर होते हैं लोकसभा के ऑल मेंबर होते हैं। ठीक है, लोकसभा के ऑल मेंबर होते हैं, वही क्या करते हैं? अपने में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर चुन दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। छठा प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? कौन सा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं? तो बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर शनि।
तो देख लेते हैं, मंगल क्या है? लाल ग्रह, इसे रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, रेड। ठीक है। और ये बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। अगर कोई ग्रह है तो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति है। ठीक है। शनि की बात करें तो इसके पास सबसे ज़्यादा मून है, या फिर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, यानी कि शनि के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मून या फिर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, इस उपग्रह भी कहते हैं। कितना है? तो 79 है, हाईएस्ट है। किसके पास? शनि के पास। अच्छा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। ठीक है। शुक्र को ही क्या? सांझ और भोर का तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 7वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है, जो कि अभी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। कौन सा था? संबंधित था, है नहीं, कौन सा था? तो कौन सा? ऑप्शन ए 370, जो कि अब क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। 8वां है, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है, यानी कि कौन सी जो एक्सोक्राइन होती है और अंतःस्रावी होती है, कौन सी ग्रंथि वो होती है? पीयूष ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय और छोटी आंत, यानी कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बाहर और इंडोक्राइन मतलब अंदर। यानी कि कौन सी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है? वह कौन सा है? तो वह अग्नाशय, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय को ही हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। यही क्या है? एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है? तो गले में होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, गले में होती है। पीयूष ग्लैंड कहाँ पे है? इसे इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, या फिर इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्लैंड को। ठीक है। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि भोजन सर्वाधिक कहाँ पे रहता है? तो भोजन जो है सर्वाधिक स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है। ठीक है। सारे प्रश्न जितना मैं व्याख्या कर रही हूँ सब पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। 9वां प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी है लोम मिट्टी। तो कपास के लिए सबसे बेस्ट मृदा कौन सी है? रेगुर मिट्टी। देखिए रेगुर दिया हुआ है, अगर आपसे इसके अलावा जो है काली मिट्टी दे दे तो वो भी सही होगा। इसे रेगुर मिट्टी को हम क्या? काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी भी इसे कहते हैं। और यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता, इसकी जो है जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, जल धारण क्षमता। ठीक है, जल धारण क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? यानी कि किस राज्य में जो है सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या पंजाब। तो कहाँ पे सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? तो देखिए कहाँ पे है? बिहार राज्य में। कहाँ पे है? बिहार राज्य में। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार राज्य में ही है। हम क्योंकि प्रश्न पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कैसे मैंने ट्रिक बताया था कि नालंदा में कुमारगुप्त ने पढ़ाई किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा, मूत्र का रंग पीला किस द्रव की उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि मूत्र जो है पीला क्यों होता है, उसमें क्या रहता है? ऑप्शन ए है यूरोक्रोम रहता है, ऑप्शन बी है पोटेशियम, या फिर इंडोफॉर्मिन, या फिर इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। आजकल इसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है। बात करें कि मूत्र का रंग पीला किस द्रव्य की उपस्थिति में होता है? यूरोक्रोम। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें प्रश्न को अपने। 12वां प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है?
यानी कि भारत के नेपोलियन के नाम से हम किसको जानते हैं? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जानते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की क्या किया है? कुमारगुप्त ने स्थापना किया हुआ है। यह प्रश्न पूछा है SSC में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? यानी कि भारत में जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? ऑप्शन ए है गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन या फिर गंगा बेसिन। तो भारत में अगर हम सबसे बड़े नदी बेसिन की बात करें तो वह कौन सा है? गंगा बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है। गंगा की अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। कहाँ से निकलती है? गोमुख से। गोमुख से। कहाँ पे है गोमुख? यह उत्तराखंड के, यूके में लिख रही हूँ, यूके उत्तराखंड के गोमुख से गंगा निकलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए गोदावरी, इसे हम गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा कहते हैं, ठीक है, बूढ़ी गंगा गोदावरी को। नर्मदा जो कि क्या बनाती है? यह जो है क्या बनाती है? रिफ्ट वैली बनाती है। और एक ऐसी नदी है तो यह उल्टी बहती है। नर्मदा कैसी बहती है? उल्टा बहती है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट बहती है, ठीक है, यानी कि उल्टा बहती है ये नर्मदा। और ये क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है नर्मदा नदी? एस्चुअरी, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है यह। एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। अगर पूछे कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो आपको याद रखना है नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। इम्पॉर्टेंट है यह। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है? यानी कि जो अमरकंटक है वो किस नदी से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा। तो अमरकंटक जो है किस नदी से निकला हुआ है? तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी से। कहाँ से? नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी अगर यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे अमरकंटक है। कहाँ पे? यहाँ पे अमरकंटक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है। ये भी याद रखिए, पूछा गया है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है, ठीक है, ठीक है। और यह क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को ताकि क्लास में ही सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स आप लोगों को क्या हो जाए? याद हो जाए। आगे देखते हैं 15वां, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यानी कि स्वीट वाटर लेक की बात कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर, स्वीट वाटर के लिए या फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो कौन सा है? लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक मलावी है या ग्रेट बैरियर झील है? तो अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करें, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है पूरे विश्व में? तो कौन सा है? लेक सुपीरियर है। कौन सा है? लेक सुपीरियर है, ठीक है, लेक सुपीरियर है, जो कि कहाँ पे है? कनाडा में है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर है ये, यूएसए और कनाडा की लेक सुपीरियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, ऑप्शन सी है 5 अप्रैल और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले 17वें प्रश्न को। हमारा 17वां प्रश्न है कि कौन सा लैंड लॉक्ड समुद्र है? यानी इनमें से कौन सा है जो क्या है? लैंड लॉक्ड है। अथवा इनमें से कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? सागर है, यानी कि ऐसा कौन सा सागर है जो क्या है? चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है या भूमि से घिरा हुआ है? तो देखते हैं कौन सा है ऐसा सागर। कैरेबियन सागर, अरल सागर, लाल सागर या दक्षिणी चीन सागर? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा है? तो अरल सागर है जो क्या है? लैंड लॉक्ड सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न है,
राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं पूछा है कि अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए है 260, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 210 और ऑप्शन डी है 150। तो राज्यसभा में अगर अधिकतम सीटों की बात करें, अधिकतम सदस्य की बात करें, 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, वर्तमान में कितने, 245। अधिकतम कितने, अधिकतम पूछे 250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष जानने से पहले हम जान जाए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। इसको ख़त्म कब कर दिया गया था, तो ख़त्म या भंग लिखिए, कब ख़त्म किया गया था, तो 2015 जब नीति आयोग बना। ठीक है, जब नीति आयोग बना तो इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो अगर हम बात करें योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू थे। वो जो पीएम होता था वही योजना आयोग का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला 20वां प्रश्न हमारा, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला जो कि क्या माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। ऑप्शन ए है बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी है प्रेमलता अग्रवाल या फिर ऑप्शन डी है मालवथ पूर्णा। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। कौन थी, बछेंद्री पाल थी। 21वां है, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट है यह। भारत के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, दोनों सदनों के सदस्य या भारत के चुनाव आयुक्त। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की बात पूछा हुआ है, तो इनके यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं 22वें प्रश्न को, किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया, सैयद बंधु, महात्मा गांधी, अली बंधु या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किसने किया था, अली बंधु। ठीक है, अली बंधु ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी कभी मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर महात्मा गांधी को टिक कर देते हैं। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न, किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे, यानी कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, वर्ष 1921 में, 1942 में, 1950 में या फिर 1951 में। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, 1951 में पहले आम चुनाव को कराया गया था। अब देखते हैं 24वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, जो गोबर गैस होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, सी है ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो गोबर गैस में बात करें तो मुख्य रूप से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, मीथेन गैस होती है। बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन और प्रोपेन से क्या, जो हम घरों में गैस जलाते हैं उसमें ब्यूटेन प्रोपेन होता है और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का हमारा 25वां। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है, यानी कि कहाँ से जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास, थायराइड, अधिवृक्क या फिर पीनियल ग्रंथि। तो कहाँ से इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय। इसे हम अग्नाशय को ही क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। और यहीं से क्या इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन की कमी से मैंने बताया कि कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है। कमी से, इंसुलिन की किससे, कमी से, इंसुलिन कमी से, ठीक है, कमी से होता है, याद रखिएगा। पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक। और थायराइड तो कहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, गले में होती है। और जो है पैंक्रियाज क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि है, यानी कि इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड का काम करता है ये पैंक्रियाज, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।